हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। इकॉनमी में आज हम लोग राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की चर्चा करेंगे। ये सुर्खियों में क्यों रही है और हम लोग आज इसको क्यों पढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की है। यह पाइपलाइन अलग अलग ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक रोड मैप है। ब्राउनफील्ड अवसंरचनाएँ क्या होती हैं और ग्रीनफील्ड अवसंरचनाएँ क्या होती हैं। देखिए, ग्रीनफील्ड अवसंरचनाएँ वो होती हैं जिनको शुरू करने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से कदम उठाने पड़ते हैं, शुरुआत से सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियाँ, ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ ऐसी परियोजनाएँ होती हैं जो पहले से रनिंग होती हैं, लेकिन किसी कारण से वो ठप हो जाती हैं, वो बंद हो चुकी होती हैं। उन्हें दोबारा से जब हमें स्टार्ट करना होता है तो उनको हम ब्राउनफील्ड अवसंरचनाएँ कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा इस तरीके की बंद पड़ी अवसंरचनाओं को दोबारा से रन करने के लिए कुछ न कुछ मोनेटाइजेशन की ज़रूरत थी, वो इन्वेस्टमेंट जुटाने की ज़रूरत थी। इसके लिए भारत सरकार ने इस तरीके की परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में हम कुछ विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किस प्रकार से अहम भूमिका निभा सकता है। आमतौर पर परिसंपत्ति या पूंजी का मतलब क्या होता है। परिसंपत्ति हम उन सभी चीज़ों को कहते हैं जो कि कहीं ना कहीं अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों में ही आ जाती हैं। आमतौर पर हमारे जो शेयर्स होते हैं, जो किसी कंपनी के हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, वो हमारे असेट यानी कि परिसंपत्ति में आ जाते हैं। हमारी ज़मीन है, हमारे मकान है, गोल्ड है, वो भी परिसंपत्ति में आ जाते हैं। इन परिसंपत्तियों के माध्यम से जो कि हमारे पास रखी है, हमारे पास पड़ी हैं, हम इनसे लाभ अगर ले पाते हैं तो उसको हम परिसंपत्ति मुद्रीकरण कहते हैं। उसको उन परिसंपत्तियों को, ज़मीन को अगर हम किराए पर दे देते हैं तो उससे हमें अगर कुछ फ़ायदा होता है, जो हमारा लाभ होता है, जो हमें पैसा मिलता है, उसका हम उपयोग कहीं विकास परियोजनाओं में लगा सकते हैं। इसको हम परिसंपत्ति मुद्रीकरण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये परिसंपत्ति मुद्रीकरण का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। हम आगे कुछ और विस्तार से बात करेंगे कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण के संबंध में सरकार और क्या सोचती है। एक अवधारणा के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण वास्तव में निजी क्षेत्र और संस्थागत जो निवेशक जो होते हैं उनको आमंत्रित करना और साथ ही साथ उनकी जो कैपेसिटी है उनका भरपूर फ़ायदा उठाना, ये सरकार का उद्देश्य है। सरकार ने डिसाइड किया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में जो स्थायी अवसंरचना निर्माण में जो वित्त पोषण की ज़रूरत थी, जो फाइनेंसिंग असिस्टेंस की ज़रूरत थी, उसको कैसे प्रोवाइड कराया जा सके, इसके लिए सरकार ने ब्राउनफील्ड अवसंरचनाओं के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP तैयार करने का प्रावधान किया है। नीति आयोग ने इस तरीके के जितने भी मंत्रालय हैं जो जिनके परामर्श से एक रिपोर्ट तैयार की है, और नीति आयोग जो कि एक थिंक टैंक है, उसने इस परियोजना को इस प्रकार की जो जो नेशनल पाइपलाइन मुद्रीकरण जो मोनेटाइजेशन जो परियोजना है, जो योजना जो स्टार्ट की है, इसमें इसका अहम योगदान रहा है। इसके अंतर्गत सरकार राजमार्गों, गैस पाइपलाइनों, रेल की पटरियां, विद्युत ट्रांसमिशन जैसी लाइनों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रस्ट हैं उनका उपयोग करने जा रही है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स का उपयोग करेगी। इनविट्स और रीट्स के बारे में हम अलग से किसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाया करते हैं। योजना के तहत सरकार का दावा है कि सरकार परिसंपत्तियों को बेचेगी नहीं, सरकार का स्वामित्व बरकरार रहेगा। इस योजना के तहत, इस परियोजना के तहत समझौते की एक समय सीमा निश्चित कर दी जाएगी। किसी कंपनी को कह दिया जाएगा कि आप इस पर अपना इन्वेस्टमेंट करिए, आप यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करिए। जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन के पास सरकारी कोई बिल्डिंग्स खाली पड़ी है काफ़ी टाइम से, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका कोई उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसको नहीं लाया जा रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसको प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं, जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आएंगी और उसको सुदृढ़ करेंगी, उसमें अपना कुछ स्टार्ट करेंगी, और उससे जो पैसा आएगा जो सरकार को मिलेगा और कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। तो इससे जो हमारी बेकार पड़ी जो परिसंपत्तियाँ हैं उनका हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे हमारे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे हाईवेज़ हैं जो कि उतने अहम साबित नहीं हो पा रहे हैं, जिनका उपयोग किया जाना ज़रूरी होता है।
तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं सरकार के। क्या उद्देश्य हैं जिसके लिए ये कदम उठा रही है सरकार, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। कदम उठाने के सरकार के तीन उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में इम्पोर्टेंट उद्देश्य है सरकार का, सॉरी निजी क्षेत्र की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसका हम अधिक से अधिक उपयोग कर पाएँ। दूसरा, सार्वजनिक निवेश के माध्यम से जो हमारे वास्तविक जो मूल्य है उसका हम मार्ग प्रशस्त कर पाएँ। तीसरा, राजस्व के नए स्रोत जनरेट किए जाएँ, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको ब्राउनफील्ड अवसंरचना के बारे में बताया कि जो जो पहले से ही निवेश किया जा रहा है किंतु परिसंपत्तियां वो किसी कारणवश रुक चुकी हैं या उसमें पैसा नहीं मिल पाया है, तो उसको दोबारा से नियंत्रित दोबारा से उनको स्टार्ट करने के लिए ये जो हमने जो स्टार्ट किया है ये परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। सॉरी, शिट। ओके, सरकार द्वारा सार्वजनिक और अन्य प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं के लिए भी संसाधनों को डिप्लॉयमेंट करने की सक्षम क्षमता बनाने की कोशिश की जा रही है। 2021-22 में इस मुद्रीकरण के माध्यम से सरकार उन्नत और संधारणीय अवसंरचनाओं के वित्त पोषण के लिए 3 स्तंभों से के रूप में पहचाना जाएगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण जो प्रोग्राम है और जो राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक जो पाइपलाइन, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सरकार ने स्टार्ट करने की जो योजना बनाई गई है, उसमें भी इसका योगदान रहेगा। अब इसमें आने से पहले हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई जो हमारी वर्तमान परिसंपत्तियां हैं उनका हम उपयोग कर सकेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारी वर्तमान परिसंपत्ति है, इसको हम लोग मुद्रीकरण करेंगे और मुद्रीकरण के बाद हमें इसको कुछ लाभ मिलेगा, यानी कि इन परिसंपत्तियों को अगर हम प्राइवेट एंटिटीज़ को दे देते हैं तो उनसे हमें कुछ लाभ होगा और जो लाभ से हमें जो पैसा मिलेगा उससे हम नई अवसंरचनाओं को फिर से सुदृढ़ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो पुरानी पड़ी जो अवसंरचनाएँ हैं उनको तो हम लोग दोबारा से रिस्टार्ट करने की जो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, उसमें हमारी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और क्या है इसमें। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। परिसंपत्ति मुद्रीकरण, विनिवेश, रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण में क्या अंतर होता है। पहले हम इनका जो मीनिंग है उनमें अंतर देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर इनका जो स्वामित्व है वो किस कंपनी के पास इसकी पूरी के पूरी जो राइट्स होंगे, जो मैनेजमेंट का अधिकार होगा, किसके पास होगा, सरकार के पास होगा या प्राइवेट एंटिटीज़ के पास होगा, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखो, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, सरकार एक निश्चित समय के लिए किसी भी परिसंपत्ति का नियंत्रण त्याग देती है और लेकिन उस पर जो अधिकार है, जो 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 मूल अधिकार है वो सरकार का रहता है। मतलब ये है कि किसी भी अपनी ज़मीन को, किसी भी एक बिल्डिंग को सरकार प्राइवेट एंटिटीज़ को पट्टे पर या लीज़ पर कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दे देती है। विनिवेश का क्या मतलब होता है? विनिवेश में सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम कर देती है। सरकार की जो जो शेयर्स होते हैं वो सरकार अपने जो हिस्सेदारी है उसको, पार्टनरशिप को कम कर देती है और वो किसी प्राइवेट एंटिटीज़ को बेच देती है, किंतु यह 51% से अधिक बनी रहती है। मतलब सरकार की अगर 100% किसी कंपनी है, पूरी कंपनी सरकार की है, तो उसमें से अगर 40% उसने प्राइवेट एंटिटीज़ को विनिवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे पैसा मिलेगा और दूसरी बात मैनेजमेंट सरकार के पास रहेगा। बट उसकी पूरी की पूरी जो जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के भी, वो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके भी आ जाते हैं। दूसरी, यहाँ पर रणनीतिक विनिवेश की हम बात करते हैं तो इसमें 50% या उससे अधिक महत्वपूर्ण जो सरकारी साझेदारी जो होती है, हिस्सेदारी जो होती है, उसमें निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को विक्रय कर दी जाती है। मतलब 50% से अधिक जब हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको जब हम ये जो कंपनियों के जो शेयर्स हैं, जो हिस्सेदारी है वो दे देते हैं, तो उसको हम रणनीतिक विनिवेश कहते हैं। निजीकरण का मतलब ये है कि जब कोई सरकारी कंपनी, सरकार के द्वारा जब अपनी कंपनी को, सरकारी कंपनी को 51% से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाता है, शेयर बेच दिए जाते हैं, तो वो निजीकरण हम कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन।
ठीक है। तो ये मूलभूत चीज़ें जो हमने समझी, इसको आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार इसको और अच्छे से रीड कर लीजिए, और हो सकता है तो इसके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर हमारे यूपीएससी में, प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जो काफ़ी डीपली होते हैं, इनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। उसके बाद हम इसमें देखेंगे स्वामित्व किसके पास होता है। स्वामित्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि सरकार के पास ही स्वामित्व रहता है। किसका स्वामित्व रहता है? जो कि हम मोनेटाइजेशन जो हम करते हैं, जो एसेट्स मोनेटाइजेशन करते हैं, उसमें जो स्वामित्व जो है सरकार के पास रहता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। दूसरा, जब हम विनिवेश की बात करते थे उसमें भी स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है। लेकिन जब हम रणनीतिक विनिवेश की बात करते हैं तो इसमें स्वामित्व सरकार या संस्था किसी को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। और जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो इसमें जो स्वामित्व जो है पूरी तरीके से निजी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट, जब हम विमुद्रीकरण की बात करते हैं तो विमुद्रीकरण में जो हमारा असेट मोनेटाइजेशन है, उसमें हम जो प्रबंधन है वो हम निजी संस्था को हस्तांतरित कर देते हैं। और विनिवेश में सरकार के पास ही रहता है, और रणनीतिक विनिवेश में निजी संस्था के पास हस्तांतरित हो जाता है। और जो पूरी तरीके से जब हम निजीकरण करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं, निजीकरण करते हैं, तो उसमें संस्था के पास, निजी संस्था के पास ये अधिकार चला जाता है। ठीक है, ओके। परिसंपत्ति मुद्रीकरण का मॉडल क्या है, इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो, परिसंपत्ति मुद्रीकरण का जो मॉडल है वो दो तरीके से वर्क करता है। एक प्रत्यक्ष कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, एक स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मॉडल होता है। मतलब प्रत्यक्ष संविदात्मक दृष्टिकोण और संरचनात्मक वित्त मॉडल। इसमें जैसे कि मैंने आपको प्रत्यक्ष के बारे में बात की तो ब्राउनफील्ड ट्रिपल पी मॉडल होता है। ब्राउनफील्ड ट्रिपल पी मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। और दूसरा, जब संरचनात्मक वित्त मॉडल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा दीर्घकालीन पट्टा या लीज वाली जो हमारी बात आ जाती है। देखो, ब्राउनफील्ड मॉडल क्या है, सेवा प्रदान करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास ही रहता है, किंतु परिसंपत्ति के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन का कार्य निजी क्षेत्र के पास चला जाता है। इसको हम ब्राउनफील्ड ट्रिपल पी मॉडल कहते हैं। और दीर्घकालीन लीज या बट्टा, जो पट्टा जो होता है वो क्या होता है, या एक मॉडल जो टेलीकॉम इत्यादि जैसे जो क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा अक्सर अपनाया जाता है। निजी पक्ष के साथ अवसंरचना सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस पहले से ही उपलब्ध होता है। उसके बाद हम फिर ब्राउनफील्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको फिर से हमने दो भागों में, तीन भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। एक ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र OMT, एक डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफ़र, और उसके बाद एक होता है ऑपरेट मेंटेन डेवलप। OMT मतलब होता है सड़कों पर जो टोल ऑपरेट होते हैं, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र के रूप में अपनाया जाता है इस मॉडल को। अगर कोई कंपनी वहाँ पैसा लगाती है तो उसको वो टोल के माध्यम से पैसा वसूलने की कोशिश करती है, जो टोल टैक्स लगता है उसके माध्यम से पैसा वसूलने की कोशिश करती है। दूसरा, ऑपरेट मेंटेन डेवलपमेंट, इसमें भारत में जो हवाई अड्डे होते हैं उसको मेंटेन करना, उनको डेवलप करना, ये कुछ कंपनियों का हिस्सेदारी होती है। और उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट जो ट्रांसपेरेंटी होती है, इसमें सड़क परिवहन में प्रस्तावित निजी भागीदारी पहले होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो दीर्घकालिक, जैसे कि हमने बात की अभी असेट मोनेटाइजेशन जो हमारी पाइपलाइन है जो उसके बारे में, उसमें हम इन्वेट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, भारत ने इसे 2014 में शुरू किया था। अब संरचना परिसंपत्ति मालिकों द्वारा नियोजित किया गया ताकि विभिन्न समूह के जो निवेशक होते हैं उनके लिए धन जुटाया जा सके। ठीक है। और रियल एस्टेट्स के क्षेत्र में भी इसको भी, जो रीट्स है इसको भी रियल एस्टेट्स के क्षेत्र में शुरू किया गया था। केवल रियल एस्टेट्स में परियोजनाओं को योग्य बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें यह है कि जो प्रमुख परिसंपत्ति की जो एक सामान्य ढांचा है उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है। और कुछ प्रमुख परिसंपत्ति हैं जैसे कि सड़क है, रेलवे है, सड़क रेलवे, विद्युत परिसंचरण, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार, माल गोदाम, खनन, उड्डयन क्षेत्र। और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 4 वर्षों में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 तक हमारी सरकार 5 क्षेत्रों में औसत पाइपलाइन मूल्य का 83% प्राप्त करेगी। और इसमें शहरी रियल एस्टेट भी हमारा शामिल होगा, स्टेडियम, पत्तन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें शामिल होगी। और इसमें 6 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, मतलब हम 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाएंगे। इसके क्या लक्ष्य हैं, क्या हमारी यहाँ पर टारगेट है जिसको हम लोग यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा है लक्ष्य के तौर पर अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर है, परिसंपत्ति मौद्रीकरण के माध्यम से हम वित्तीयन की मात्रा को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं और हम ये प्रस्तावित करना चाहते हैं कि मध्यम अवधि के दौरान जो सृजित पूंजी है उसका योजना बनाई जाए, उससे और ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, उससे और ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएँ। साथ ही साथ परिसंपत्ति प्रोजेक्ट प्रोफाइल मौद्रीकरण की विधियों का भी मार्गदर्शन कर पाएँ और प्रोजेक्ट के से संबंधित जो कार्यात्मक जो लेखा होता है, जो सर्किट होता है, उसको भी हम डेवलप कर पाएँ। ठीक है। एनआईपी के कुछ वित्तीय स्रोत क्या हो सकते हैं? तो एनआईपी के लिए वित्त के स्रोत के रूप में एक तो बजट के द्वारा आवंटन किया जाएगा, दूसरा निजी क्षेत्र के द्वारा जो लिया जाएगा, लोन लिया जाएगा और नवीन वैकल्पिक स्रोत भी कुछ इस देखे जाएंगे। देखो 18 से 20% जो बजट मिलेगा, जो वित्तीय फाइनेंसिंग असिस्टेंट मिलेगा, वो बजट के द्वारा मिलेगा 18 से 20%। निजी या बजट के अगर परे हम देखें तो उसमें 8 से 10% मिलेगा, बॉन्ड बाज़ार से 6 से 8% लिया जाएगा। एंड देन और अगर अलग से कोई हमें विकल्प तलाशने हैं, ऑप्शंस देखने हैं, तो हमारा नवीन वैकल्पिक वित्तीय स्रोत हो सकते हैं, जिससे हम 15 से 17% जो राशि है वो जुटाएंगे। ठीक है। अब इसके कार्यान्वयन में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं इसको कार्यान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए? एक तो वित्तीय चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय चुनौती, कैसे धन जुटाया जाए। ठीक है। दूसरा, निवेशकों को आकर्षित करना काफ़ी कठिन है। हाल ही में ट्रेनों में शुरू की गई जो ट्रिपल मॉडल है, पहल में कम उत्साहजनक बोलियों के संकेत मिलते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम निवेशकों को आकर्षित करने में उतनी सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ हमारी नियामकी यानी कि नियमों से संबंधित कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामकों का अभाव है, अलग अलग विकास क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियामक हैं, अलग अलग विनियामक हैं। अब इनको एक जगह लाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ठीक है। दूसरा, कानूनी अड़चनें भी होती हैं। ठीक है। बॉन्ड से संबंधित कुछ कानूनी अड़चनें हैं, इनको हमें दूर करना होगा। हमें एक सक्षम विवाद समाधान तंत्र यानी कि एक कैपेबल डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा, जो कि काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा इस तरीके की मैनेजमेंट को बनाए रखने में। दूसरा, अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है हमारे देश में परिसंपत्तियों के अवरुद्ध होने का। ठीक है। तो ये अहम होगा, इसको हमें कैसे रोक पाना है, ये एक बड़ी चुनौती है। परसिस्टी मतलब परिसंपत्ति जो विशिष्ट चुनौतियां हैं वो क्या हो सकती हैं? देखो, गैस पेट्रोल पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निम्न स्तर है, इसमें हम क्षमता उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में परिसंपत्तियों को विनियमित में टैरिफ की जो चुनौती है, और 4 लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेशकों की रुचि कम है, ये एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। हाँ, यहाँ पर हम कुछ महत्व देख लेते हैं, क्या महत्व हैं इसके, जो कि हमने जो एनएमपी का जो महत्व है वो क्या है, क्या हो सकता है, ये मेंस में लिखने के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। संसाधन जुटाना, वित्तीय साझेदारी को एकत्रित करना और निजी पूंजी जुटाना, संसाधन क्षमता को विकसित करना, निवेश के मार्ग पैदा करना और वो इकोसिस्टम डेवलप करना, जो कि किसी भी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सहकारी संघवाद को प्रमोट करना, जैसे कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कैसे अपनी भागीदारी को बढ़ाते हैं, कैसे निजी क्षेत्र, राज्य और केंद्र तीनों मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, इस चीज़ को काफ़ी बल मिलेगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये काफ़ी महत्व हो जाते हैं। ठीक है। आगे हम क्या ऐसा अपना सकते हैं जिससे कि कुछ योगदान मिले? देखो, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक बड़ा कदम है, सरकार के द्वारा उठाई गई एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और हम उम्मीद करते हैं कि ये योजना अपने जो लक्ष्य हैं उनको पाने में सफल हो। अनुबंधों को कुछ लचीलेपन के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए, ये एक कदम है। जलवायु, वहाँ की परिस्थितियाँ, स्थानीय परिस्थितियाँ, जहाँ पर परियोजनाओं को रन किया जा रहा है, वो स्थानीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही उनको वहाँ पर सुलझाया जाना चाहिए। उनके लिए एक मैकेनिज़्म होता है वो डेवलप किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा सौंपी गई जो परिसंपत्तियाँ हैं और जो परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र से या उम्मीद या अपेक्षित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को दिखाया जाना चाहिए। स्पष्ट गुणवत्ता मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। ट्रिपल अनुबंधों से संबंधित विवाद समाधान के लिए एक सुदृढ़ तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ट्रिपल मॉडल पर केलकर समिति की अनुशंसाओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। केलकर समिति ने क्या अनुशंसाएं दी थी, इसके बारे में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों ये हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसको हमने डिस्कस किया। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि काफ़ी पुरानी योजना है। 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम इसको आज डिस्कस करेंगे। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था। और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। देखो, नगद अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो, जिस अर्थव्यवस्था में जो वहाँ के लोग होते हैं उनके पास कोई बैंक खाता नहीं होता, वो नगद लेन देन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम नगद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा इस नगद अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको डिजिटल करने के लिए जनधन योजना शुरू की गई थी। इसमें देश के जो ग्रामीण और दूर दराज के इलाके हैं, जिन लोगों के पास कोई भी किसी भी प्रकार का बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उनके कोई भी खाते नहीं हैं, सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो योजनाएं हैं, जो जो सेवाएं हैं, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो असिस्टेंस है वो उन लोगों को तक नहीं पहुंच पाता था। सरकार अगर कोई योजना स्टार्ट करती है, किसी तरीके का उन्हें लोन लेना है, इस तरीके के उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं थी। इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने इस तरीके की योजना शुरू करने की बात कही। इसमें सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, उनको यहाँ पर लेन देन खाता इससे बात की गई। उन्हें कार्ड दिया जाएगा, डाक नेटवर्क वित्तीय ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, तो भुगतान किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और साथ ही साथ उनको प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी उनके 6 स्तंभ माने जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 स्तंभ कौन कौन से हैं। एक तो बैंक सेवाओं का जो सार्वभौम पहुंच है, मतलब बैंक सेवाओं तक हर किसी की पहुंच हो, इसको सुनिश्चित करना। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजनाएं निर्मित करना, जो कि भारत सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ठीक है, इस तरीके की कई योजनाएं सरकार ने स्टार्ट की हैं, जो कि अगर आपका बैंक में खाता है तो आप इनका भरपूर उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और ऋण गारंटी योजनाएं, प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूलभूत बचत बैंक खाता, ये शुरू करने का सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था। वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना, और सूक्ष्म बीमा जो है उनको भी देना। इनका उद्देश्य क्या था इस योजना का, ये उद्देश्य जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखो, समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े जो वर्ग हैं, जैसे कि महिलाएं, जैसे कि हाशिए पर पड़े वर्ग, उनको ऋण, बीमा और पेंशन की उपलब्ध कराने के लिए, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। दूसरा, लागत कम करने और भ्रष्टाचार जैसी जो हमारे देश को हमेशा अपने चंगुल में फंसा रखी हैं, इसको कम करने के लिए डायरेक्ट उनके खाते में जितना पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है वो पूरा उनके खाते में भेजा जाए, इसलिए ये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की क्या उपलब्धियां रही हैं, अभी तक हमने क्या ऐसी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें सरकार ने क्या ऐसा प्रोवाइड किया है। देखो, सबसे पहला कि बिजनेस बैंक के जो मित्र होते हैं, जो बैंक मित्र होते हैं, वहाँ पर आप खाते खोल सकते हो। दूसरा, खाते जो हैं वो जीरो बैलेंस खोले जा सकते हैं, आपको खाता खोलने के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, जो आप वहाँ पर पूंजी जमा करते हो उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। चौथा, 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा आपका होगा। और उसके बाद पाँचवीं की अगर हम बात करें तो न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और छठवां है कि 30,000 रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा है। उसके बाद देश भर में धन का आसान हस्तांतरण हो सकेगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है उसको हम उपयोग में ला सकेंगे। डायरेक्ट उनके खाते में हम पैसे दे सकेंगे, जैसे कि अपने गैस सिलेंडर पर जो आपको सब्सिडी मिलती है वो डायरेक्ट आपके खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा को मंजूरी दी जा सकती है। आपके खाते में पैसे नहीं हैं फिर भी आप 10,000 रुपये तक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आप 6 महीने तक सही ढंग से अपने खाते का संचालन करते हो तब इस तरीके की शर्त यहाँ पर लागू की गई है। और उसके बाद यहाँ पर दुर्घटना बीमा सुरक्षा, रुपए कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पेंशन बीमा का आपको लाभ मिलेगा 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट वाली, जो कि हमने बात पहले ही कर चुके हैं।
ये उपलब्धियाँ रही हैं। उपलब्धियाँ क्या हैं, ये तो हमने विशेषताएँ देखी हैं। उपलब्धियों में ये है कि 3 गुना बढ़कर, मतलब 2015 में जो खाते 14.72 करोड़ थे, वो 3 गुना बढ़कर 2021 में 43.04 करोड़ हो गए। इस योजना के अंतर्गत आधी से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, 2/3 खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। संचालित खातों में 85.6% खाते सक्रिय हैं और बाकी के अभी नियमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। 2015 से वर्ष 2021 तक 6.38 गुना की वृद्धि हुई है। रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। जनधन समर्थक ऐप का निर्माण किया गया है। बैंकिंग टच पॉइंट्स स्कीम्स का स्टार्ट किया गया है। 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग टच पॉइंट की सेवा प्राप्त नहीं करने वाले गाँव की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। सुचारू रूप से डीबीटी को स्टार्ट किया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है, उसमें 5 करोड़ जनधन योजना खाता धारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। वित्तीय प्रणाली पर प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रभाव पड़ा है। जो रिसाव यानी कि जो भ्रष्टाचार का जो प्रभाव था, जो वित्तीय जो असिस्टेंस जो लोगों को दिया जाता था, लाभार्थियों तक सीधा पहुंच पा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो बात है, जन केंद्रित आर्थिक पहलों को, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड-19 के दौरान पीएम किसान, मनरेगा जैसी योजनाओं को डायरेक्ट किसानों और जो लाभार्थी हैं उनके खातों में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें जनधन योजना ने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्तीय प्रणाली का औपचारीकरण किया जा रहा है। निर्धनों को अपनी बचत को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने से एक साधन प्रदान किया जा रहा है। उनको ब्याज मिल रहा है, उन्हें सूदखोरों साहूकारों से दुष्चक्र से बचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। देखो, किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमें, अगर मेंस में हमें क्वेश्चंस आता है और अगर हमें लिखना है तो हम क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है, तो हम उनकी चुनौतियों और उनकी जो कुछ बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हमें लिखना होता है, लेकिन साथ में कुछ हमारी चुनौतियाँ भी होती हैं, वो भी हमें लिखना होता है। क्या चुनौतियाँ हैं? कनेक्टिविटी की चुनौती है। कुछ दूर दराज के इलाके, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार जैसे क्षेत्रों में भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी है। इसे वित्तीय समावेशन में यहाँ पर एक बड़ी बाधा दिखाई देती है। तकनीकी मुद्दे हैं, खराब कनेक्टिविटी है, नेटवर्क संबंधी बाधाएँ हैं, ठीक है, विद्युत की कमी है, तो इसलिए भी ये बैंकें जो यहाँ पर वो प्रभावित होती हैं। खातों को लाइव रखना, ये काफ़ी एक बड़ी चुनौती है। छोटी राशि जमा करने से लोग हिचकते हैं, क्योंकि शाखाओं पर पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, लाइन लगती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खाते जो शाखाएं हैं उनको हमें बढ़ाना होगा। खातों का दोहराव हो जाता है। बिजनेस के परिवेश का प्रबंधन होता है, इनकी जटिल और बोझिल कार्य प्रतीत होते हैं लोगों को। खाते में बैंकों में खाते खोलना, ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, आगे की राह क्या हो सकती है? ऐसा क्या उपाय अपनाया जा सकता है जिससे हम और इसको सशक्त बना सकते हैं, इस योजना का और ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखो, ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन से वित्तीय सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमने देखो लोगों को वित्तीय समावेश तो कर दिया, लेकिन हम उन लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त नहीं, हमने खाते तो खुलवा दिए, लेकिन उनको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो वो खाते जो खोले हैं हमने, वो बंद हो जाएंगे, क्या उससे उपयोग होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तो हमें अवेयर करना है कि आपके जो खाते हैं उनका उपयोग करिए। आप जो पैसा कमाते हो उसको आप घर पे मत रखिए, ठीक है, किसी को ऐसे ही मतलब मत दीजिए, आप बैंक में उसको जमा करिए, जिससे कि आपको उसमें ब्याज मिलेगा और देश के विकास में आपका योगदान होगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। बैंक ऋण तक हम सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने की संकल्पना को हम बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन जो वृद्धि योजना है उसको विकसित हो जाना चाहिए। अब संरचना में भी हम कुछ क्रेडिट हिस्ट्री मॉडल को हमें देखना होता है कि नगद लेन देन की कमी और डिजिटल लेन देनों की ओर बढ़ने का जो लोगों का जो हैबिट है, जो उनका कल्चर है, उसको हम किस तरीके से तकनीकी के माध्यम से कैसे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बैंकों से जोड़ सकते हैं, इस पे हमें कदम उठाना होगा। और खाता धारकों की पहुंच हमें, जैसे कि कुछ योजनाएं हैं, हमें सरकार बैंकों के माध्यम से बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कुछ योजनाएं जो लोगों को लोन्स लेने के लिए या उनको ऋण लेने के लिए चालू की जा रही हैं सरकार के द्वारा, लोगों को जागरूक किया जाए अपने अपने शाखा एरियाज़ में। ठीक है, डेटाबेस का निर्माण करना होगा, एक ऐसा डेटाबेस निर्माण करना होगा जैसे जनधन खाता धारकों की आय, पुराने लेन देन का विवरण, और ठीक है, ऋण प्रदान करने और क्रेडिट डिलीवरी मॉडल भी तैयार किए जा सकते हैं।
अभी तक हमारे पास केवल समग्र डेटा है। नया डेटा बनाने के लिए बैंक और फिनटेक और अधिक जो डेटा विश्लेषण उनका कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से अधिक व्यापक है, अधिक लाभ प्रदान करती है, प्रौद्योगिकी को अपनाती है और जो हितधारक हैं और जो विनियामक हैं दोनों को समर्थन प्राप्त करती है। इस योजना को समग्र वृद्धि और समावेशी विकास में ठोस आधार हो सकती है अगर इसको और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं हाल ही में क्या किया गया है। देखो यहाँ पर क्या गया, वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के द्वारा एक वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया गया है जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, FI इंडेक्स जारी किया गया है। ये RBI के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें क्या है कि बैंक शाखाएं तक लोगों की पहुंच कितनी है, ATMs की संख्या कितनी है, बैंक अभिकर्ता कितने हैं, इसके आधार पर इनके जो पॉइंट हैं वो याद रखने हैं। किन किन आधारों पर ये जो इंडेक्स है वो बनाया जाता है, खाता प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है, और वित्तीय साक्षरता कितनी है, उपभोक्ता संरक्षण कितना उपयोग हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वित्तीय समावेशन के परिणाम का पता लगाने के लिए इसे जारी किया गया है और ये एक राष्ट्रीय कार्यनीति है। ठीक है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 2024 के लिए RBI ने ये अनुशंसाओं को अनुरूप दिया है। सरकार RBI ने कहा है कि बैंकिंग, निवेश और जो साथ साथ पेंशन क्षेत्र के जो विवरण हैं उनको हमें इसमें शामिल करना है। दूसरा, 0 से 100 के पैमाने पर ये वित्तीय समावेशन के जो पहलू हैं उनकी जानकारी प्रदान करेगा। मतलब 0 का मतलब पूर्ण वित्तीय बहिष्करण यानी कि कम्प्लीटली फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, मतलब बिल्कुल भी वहाँ पर समावेशन नहीं है, और 100 का मतलब ये है कि वहाँ पर पूरी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। मोटे तौर पर 3 मापदंड यहाँ पर अपनाए गए हैं। लोगों तक पहुँच कितनी है, एक्सेस कितना है, उसके लिए 50% वेटेज 35% वेटेज रखा गया है। लोग कितना एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको 45% इसका वेटेज रखा है। और गुणवत्ता कितनी है, क्वालिटी कितनी है, जो सरकारी स्कीम्स हैं जो लोगों तक पहुँच पा रही हैं वो कितनी क्वालिटेटिव हैं, इसका उपयोग किया जा रहा है, इसको हमने यहाँ पर रखा है। और 97 संकेतकों के आधार पर इस जो पूरे इंडेक्स है इसको बनाया गया है। वित्तीय समावेशन का कोई आधार वर्ष नहीं है, मतलब ये है कि यह वित्तीय समावेशन की दिशा में कुछ वर्षों के दौरान ही हितधारकों को संचयी प्रयासों को देखेगा। अब यहाँ पर हमारा एक नया टॉपिक आता है, वो है हमारा नियो बैंक्स। भाई ये नियो बैंक्स क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो, एक बैंक होते हैं जो हमारे परंपरागत बैंक होते हैं और एक बैंक होते हैं नियो बैंक। इस चर्चा में क्यों आया, पहले हम इसको देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म जो है, वित्तीय प्रौद्योगिकी से जुड़े जो प्लेटफॉर्म है उनको हम फिनटेक प्लेटफॉर्म कहते हैं। ध्यान रखना, फिनटेक प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़े जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको फिनटेक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तेज़ी से भारत के बाज़ारों में अपनी पहुंच को बना रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म प्राय स्वयं को नियो बैंक कहते हैं। अब भाई नियो बैंक और ये परंपरागत बैंक क्या होते हैं। देखो, परंपरागत बैंक भौतिक बैंकिंग का प्रतिष्ठान है जिसमें हम पैसों का भौतिक रूप से लेन देन करते हैं। नियो बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता। वो वेब और मोबाइल आधारित जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र करना, फिर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, मतलब कुल मिला के वो सारा का सारा आपका डेटा फॉर्म में होता है, सारा का सारा वेब आधारित होता है, मोबाइल फ़ोन से होता है, लैपटॉप कंप्यूटर से होता है। लेकिन यहाँ पर हम भौतिक लेन देन करते हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व इसको स्टार्ट किया गया है, बाज़ार में प्रवेश हुआ है और ये लगभग 10 साल पहले ही से ये इसको स्टार्ट किया। मामूली परिवर्तन के साथ दीर्घकालिक और वैयक्तिक रूप से इसमें ग्राहक संबंध होते हैं, लेकिन इसमें लचीला है, काफ़ी आभासी है, लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब इतनी ज़्यादा कठोरता नहीं है। वैयक्तिक रूप से फ़ोन ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं, इसमें केवल फ़ोन और ऑनलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें लोग फ़ोन का ऑनलाइन का भी कर सकते हैं और फिजिकली भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। उच्च है, जटिल है, इसमें निम्न है और पारदर्शी है। ट्रांसपेरेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, आप करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं, सारे डेटाज आपके पास होते हैं। संपूर्ण की अगर हम बात करें, बैंकिंग लाइसेंस की बात करें तो इसमें परंपरागत बैंकों के पास बैंकिंग लाइसेंस होते हैं, सरकार के द्वारा अथॉरिटी इनको वो प्रोवाइड की जाती है, और इसमें कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, इनका कोई भी नियामक भी नहीं होता। देखो, बैंक कार्यालय होता है लेकिन इनका कोई बैंक कार्यालय नहीं होता। लंबी और त्वरित पुष्टिकरण की प्रक्रिया होती है। देखो, अब हम बात करते हैं इनके कार्यविधि की। देखो, नियो बैंक जो शब्द है वो फिनटेक कंपनियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो फिनटेक कंपनियां होती हैं, जो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं, उनके लिए ये नियो बैंक का शब्द जो है इस्तेमाल में लाया जा रहा है काफ़ी टाइम से। इसकी कोई वास्तविक शाखा नहीं होती। बैंकिंग शाखाएं प्रदान करती है केवल क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, सावधि जमाएँ, ठीक है, बचत खाता, सीख और जो इंस्टेंट लोन होते हैं ये प्रोवाइड करने का ये सेवा प्रदान करती हैं। ये सेवाएं क्या प्रदान करती हैं, इसको जरूर ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ऐसे बैंकों से संबद्ध होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त होता है। ये ऐसे बैंकों से जुड़े होते हैं
जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्रदान किया जाता है, इनकी जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं उनसे ये जुड़े होते हैं। धन प्रबंधन का काम करते हैं ये, ठीक है। लघु वित्त बैंक और लघु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ये संबद्ध होते हैं। कुछ देशों जैसे यूके में नियो बैंक के लिए औपचारिक नियामक लाइसेंस प्रदान किया जाता है, किंतु भारत में ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों की इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं है, मतलब इसको हमने किसी भी प्रकार से रेगुलेट और न सरकार के द्वारा इसको अथॉरिटी कोई मतलब अथॉराइजेशन दिया गया है, मतलब इसको सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। मॉडल व्यवसाय के मॉडल के रूप में देखें तो ये ग्राहक सेवा तक पहुंच अपनी बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में नियो बैंक पारंपरिक बैंकों से अलग होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब नियो बैंक के लाभ क्या हो सकते हैं? व्यवसाय हेतु तकनीक का उपयोग कर सकते हो आप, इसमें तकनीकी का काफ़ी उपयोग किया जाता है। बचत खातों पर ब्याज, उच्च ब्याज दर आपको मिल सकती है। केवल नियो बैंक है, कई नियमित बैंकों से संबद्ध हो सकते हैं। केवल एक नियो बैंक जो है वो कई बैंकों से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। केवल एक नियो बैंक केवल एक बैंक से जुड़ा नहीं हो सकता, कई बैंकों से उसके संबंध हो सकते हैं। व्यय का विश्लेषण कर सकता है, उसकी निगरानी करने में सक्षम हो सकता है। नया खाता कुछ ही मिनटों में खोल सकते हैं, मतलब काफ़ी एक्सेसिबिलिटी है, मतलब आसानी से आपको खाते खुल जाते हैं। पहले से मौजूद खातों से संबद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम हम यहाँ पर देख पाते हैं। ओके, सो ये हमने बात की नियो बैंक के बारे में। और बिलों के भुगतान के लिए भी कई जो विकल्प होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो आज हमने कुछ ये 3 टॉपिक्स के बारे में बात की। नियो बैंक से संबंधित क्या मुद्दे हो सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। मुद्दे के तौर पर अगर हम देखें तो जटिल आईटी कानून एवं प्रक्रिया होती है, पर्याप्त डेटा संरचना है, उच्च प्रबंधन लागत है, संगठनात्मक प्रतिरोध है। मतलब ये है कि ये प्रतिरोध होता रहता है, एक बैंक अपना कंपटीशन होता रहता है इसमें। एक बैंक अपना एक कोई नियो बैंक होती है, एक कंपनी होती है, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करती है, कहीं दूसरा स्थापित करने की कोशिश करती है, तो इसको किसी भी तरीके से सरकार के द्वारा मॉनिटर भी नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें डेटा स्थानांतरण कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उच्च तकनीकी का अभाव है जो कि होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी कुछ कमियाँ हैं। ये मुद्दे हैं, इन पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। इन मुद्दों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और हमारा जो चौथा एक टॉपिक है, भूतलक्षी या पूर्वव्यापी कराधान, जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहते हैं। मतलब ये ऐसा टैक्स होता है जिसको सरकार, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, सरकार इसको 2021 में पारित करती है, इसको एक कानून के तौर पर लागू करती है, इस टैक्स एक नया टैक्स लागू करती है। लेकिन इस टैक्स को सरकार 2016 से अगर लागू कर दे, मतलब बनाती अभी है और 2016 मतलब बनाया आज जाता है और लागू 10 दिन बाद पहले से किया जाता है, तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं। इस तरीके के टैक्स पर अभी सरकार के द्वारा काफ़ी मतलब कुछ परिवर्तन किए गए, ठीक है, कुछ संशोधन किए गए और काफ़ी इम्पोर्टेंट टैक्स है। काफ़ी कंपनियों ने इस टैक्स को लेकर सवाल खड़े किए थे, ठीक है। इसके बारे में क्या इनके प्रावधान है, क्या है, तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा लेंदी ना हो, इससे आप लोगों को समस्या पैदा ना हो। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और दोस्तों, एक बात और, जो बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियोज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।